हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट नंबर 1 को लेकर आए हैं। तो आज इसका ये पार्ट नंबर 7 है, और जिसने इसका पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखे। तो इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो ये आपसे 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक अच्छे से समझना, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा गया था कि परिनालिका क्या होती है। एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर परिनालिका क्या होती है। तो किसी विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर तांबे के तार को बेलनाकार रूप से लपेटकर बनाई गई अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। कैसी होती है परिनालिका? तो इसमें एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है, जैसे कि ये हो गया एक विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, इसमें ऐसे लाइन खींच दो, ये इधर से इसमें लाइन खींच दो, खींच दी। अब ये होता है इसका मुख्य अक्ष, एक इसका मुख्य अक्ष खींच दो, और फिर इस पर एन फेरों की संख्या, मतलब इसमें अनगिनत क्या होते हैं, तो इसमें अनगिनत फेरों की संख्या होती है। तो यही होती है हमारी परिनालिका। तो परिनालिका क्या होती है? किसी विद्युत रोधी पदार्थ, जैसे ये एक विद्युत रोधी पदार्थ है, इसके ऊपर तांबे के तार को बेलनाकार रूप से लपेटकर, ये क्या है, तो ये है इसमें तांबे के तार लिपटे हुए हैं, अनेक फेरों वाली कुंडली। तो अनेक अनेक फेरे हैं ना, मतलब इसमें फेरों की संख्या n है, तो उसको ही परिनालिका कहते हैं। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो जैसे ये परिनालिका हो गई तैयार, तो इसमें क्या करा एम्पियर ने कि जो ये मुख्य अक्ष है इसके, क्योंकि परिनालिका के भीतर करना है हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना, तो जो इसका मुख्य अक्ष होता है उससे एक बंद पृष्ठ लिया है ये, जिसे नाम दिया ABCD। तो अब इसके अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। और एक बात इसमें याद रखना कि जब इस परिनालिका के बाहर का जो ये हिस्सा है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान 0 होगा। ठीक है, और ये भी याद रखो ये है इसकी मुख्य अक्ष, और ये जो मुख्य अक्ष के ऊपर ही है लाइन, या मुख्य अक्ष के अगर समांतर आ रही है तो ये कौन सा कोण बना रही है, तो ये बना रही है 0 डिग्री का कोण। और अगर जो ये मुख्य अक्ष है इसके लंबवत है, मतलब ये मुख्य अक्ष जा रही है और इसके ऊपर खड़ी है ये, तो ये बना रही है 90 डिग्री का कोण। तो थीटा क्या होगा, तो थीटा होगा इसमें 90 डिग्री। तो ये है इसका चित्र। ठीक है, उसमें मैंने फेरों की संख्या कुछ ज़्यादा कर ली, आप ऐसे करना चित्र तैयार। ठीक है, तो अब इसे समझते हैं। तो आप इसके बारे में लिखोगे कि माना एक परिनालिका है जिस पर तार लपेटे गए हैं, जिनके फेरों की संख्या कितनी है, n है। तो इसके जो ये फेरे हैं इनकी संख्या है n, तथा परिनालिका के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो एम्पियर ने परिनालिका के अक्ष पर एक L लंबाई का बंद पृष्ठ ABCD लिया। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है L, जो ये बंद पृष्ठ है इसकी लंबाई है L। तो और इसे ABCD नाम दिया, और इसी पृष्ठ पर अब हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे? तो अब क्या करेंगे कि एक बंद पृष्ठ ABCD में, मतलब जो ये हमारा इसमें बंद पृष्ठ है ABCD, इसमें उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जितना भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसका कुल पृष्ठीय समाकलन लेना है। मतलब जो ये आपको इसमें ये दिख रहा है ABCD, तो इसका आपको कुल पृष्ठीय समाकलन लेना है, यानी कुल समाकलन लेना है। तो समाकलन किस किस का होना है, तो आएगा समाकलन किसका, कुल का, तो आ जाएगा B यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र डॉट DL, मतलब जो इसकी लंबाई है। ठीक है, तो अब इसके इस चारों हिस्सों, यानी ये जो है ABCD, इसके चारों हिस्सों का हमें समाकलन करना है, जो कि इसके बराबर है कुल के। तो सबसे पहले हम AB को लेंगे, तो लेंगे समाकलन AB। ठीक है, तो आ जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर DL प्लस, अब लेंगे BC का समाकलन, तो समाकलन BC वेक्टर B डॉट वेक्टर DL प्लस, अब इस तीसरे का C से
डी, तो आएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। अब इसका ए, डी से ए का, तो इसका होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। ठीक है। अब एक सूत्र आपको पता होगा कि अगर दे रखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो जब ये आपस में गुना में होते हैं वेक्टर, तो जब इनके वेक्टर हटाते हैं तो लग जाता है कोस थीटा, तो हो जाएगा ए बी कोस थीटा। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा ए बी कोस थीटा, मतलब कि जब इनके ये वेक्टर हटाएंगे तो कोस थीटा लग जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखेंगे हम। यहाँ समाकलन है ये बी डॉट डी एल का, तो इसमें ए टू बी जाएंगे, तो जब इनके ये हटेंगे वेक्टर तो आ जाएगा बी डॉट डी एल कोस थीटा प्लस, ऐसे ही इसमें होगा, मतलब इन सब में ऐसे ही होना है, तो आ जाएगा बी डॉट डी एल कोस थीटा प्लस, अब जाएंगे सी टू डी, तो हो जाएगा बी डॉट डी एल कोस थीटा, और प्लस जो चौथा पार्ट है उसमें भी जाएंगे डी टू ए, तो हो जाएगा बी डॉट डी एल कोस थीटा। अब इसमें हम क्या काम करेंगे? अब इसमें हम इसके कोस थीटा का मान पुट करेंगे। अभी आपको समझाया था कि जो ये अगर इस अक्ष के समांतर है ये लाइन, तो इसके थीटा का मान होगा 0 डिग्री, और इस अक्ष के अगर ऊपर है खड़ी तो इसका मान होगा 90 डिग्री। तो ए टू बी जब हम जा रहे हैं तो ये इसके समांतर है, तो इसमें थीटा होगा अगर 0 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए कोस 0 डिग्री का मान होता है 1 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए जब ही ये डेरिवेशन सॉल्व होगी आपसे। तो इसमें करेंगे हम कुल समाकलन बी डॉट डी एल बराबर ए टू बी इंटू डी एल, ऐसे ही। और यहाँ क्या है? कोस थीटा, ए से बी पर जा रहे हैं तो ये इसके समांतर है, तो इसका मतलब थीटा होगा 0 डिग्री, तो आ जाएगा कोस 0 डिग्री प्लस, अब जा रहे हैं बी टू सी, बी इंटू डी एल, कॉस कितना होगा? बी टू सी है, मतलब बी से सी पर जा रहे हैं तो ये इस पर क्या बना रहा है? तो इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है क्योंकि ये इस पर खड़ा है, तो ये आ जाएगा हमारा कोस 90 डिग्री प्लस। अब जाएंगे हम तीसरे पे, और जब तीसरे पर जा रहे हैं हम, तीसरा क्या है? सी टू डी है, सी से डी पर जा रहे हैं, सी से डी, तो ये इसके समांतर तो है, पर अभी आपको ये बताया कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वो क्या होता है? शून्य है, तो इसमें जो बी आएगा उसकी जगह ही शून्य आएगा, तो फिर ये सारा ही क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब आखिरी है इसमें जिसमें हम जाएंगे डी टू सी, बी इंटू डी एल, और कॉस कितना होगा इसमें? जब हम जाएंगे डी टू सी नहीं, डी टू ए, अब देखो इस अक्ष पर सीधी खड़ी है तो कितना है? तो फिर इसका कोण होगा 90 डिग्री डी टू ए का, तो कोस हो गया इसका 90 डिग्री, तो आ जाएगा हमारा कुल समाकलन बी इंटू डी एल बराबर समाकलन ए टू बी, कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा, तो इसमें 1 की गुना करेंगे तो आएगा बी इंटू डी एल प्लस कोस 90 डिग्री का मान 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 प्लस, इधर तो खुद ही 0 है तो ये सारा खुद ही 0 होगा, प्लस कोस 90 डिग्री का मान 0, तो ये सारा 0, तो हो जाएगा हमारा कुल समाकलन b इंटू डी एल, तो समाकलन ए टू बी इंटू डी एल, और ये सारा क्या है? 0। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो कुल समाकलन b इंटू डी एल बराबर होगा, b तो आ जाएगा बाहर, a इंटू बी, क्योंकि हमेशा हम वो समाकलन किसका किया जाता है? जिसके साथ क्या हो? डी हो, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो इसका d हट जाएगा, तो हो जाएगा कुल समाकलन b इंटू डी एल बराबर b इंटू एल। ठीक है, एक तो आ गया हमारा ये निकल कर। अब हम लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होगा? तो एम्पियर का परिपथीय नियम होता है कुल समाकलन b इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट आई, तो मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम होता है कुल समाकलन b इंटू क्या होगा? डी एल, और इसका मतलब होता है जो ये है इसमें होती है कुल धारा, तो हो जाएगा म्यू नॉट गुना ए बी सी डी की कुल धारा, ए बी सी डी जो हमने कुल पृष्ठ बनाया था बंद पृष्ठ, तो उसकी कुल धारा क्या होगी? कैपिटल आई, तो इसमें इसके फेरों की संख्या भी होगी n और इसकी लंबाई भी होगी, तो हो जाएगा म्यू नॉट गुना n गुना l और इंटू
आई, और ये क्या है, कुल समाकलन b इंटू डी एल। तो अभी हमने सिद्ध किया है कि कुल समाकलन b इंटू डी एल की जगह हम रख सकते हैं b इंटू एल बराबर म्यू नॉट एन एल आई। तो एल से एल कट गया, तो आ गया इसमें हमारा b बराबर म्यू नॉट एन आई। तो यही हमें इसमें प्रूफ करना था। तो यही है चुंबकीय क्षेत्र के लिए डेरिवेशन। अब अगला क्वेश्चन अथवा करके पूछा गया था कि एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर 3 गुना 10 की घात 15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल भी पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि आपको क्या क्या दिया गया है। तो आपको इसमें दिया गया है कार्यफलन यानी W, कार्यफलन दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसमें सबसे पहला काम करो कि इसे जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको जूल में चेंज कर दो। तो आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल के। तो अब इसकी गुना इसमें कर दोगे तो आ जाएगा W बराबर 4 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल। तो अगर हम 16 की 4 में गुना करते हैं तो आता है 64 आता है, और एक आ गया इधर ये दशमलव गुना 10 की घात -19 जूल। तो यहाँ कार्यफलन है हमारा 6.4 गुना 10 की घात -19 जूल के। अब आपको क्या दे रखा है, इसमें हर्ट्ज आवृत्ति, मतलब इसमें आपको न्यू का मान दे रखा है कितना, 3 गुना 10 की घात 15 हर्ट्ज आवृत्ति दे रखी है। ठीक है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए, जो कि होता है v मैक्सिमम पूछा गया है आपसे। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर होती है E माइनस डब्ल्यू के, और E क्या होती है ऊर्जा, तो ये होती है h न्यू। E बराबर होती है h न्यू माइनस कार्यफलन हो गया W, और E के क्या होता है, E के होता है हाफ mv² मैक्सिमम। अब इसमें आपको m का मान नहीं पता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी m का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 की घात -31 किलोग्राम के। तो इधर रख दो, हाफ आ गया, आधा गुना 9.1 गुना 10 की घात -31, और हमसे ये पूछा ही है v मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h क्या होता है, तो h होता है प्लांक नियतांक, h होता है प्लांक नियतांक। तो h होता है प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.6 गुना 10 की घात -34 जूल सेकंड। तो ये दोनों तो आपको खुद ही पता होने चाहिए जब भी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। तो इस h की जगह रखो 6.6 गुना 10 की घात -34, और आपको आवृत्ति इसमें दे रखी है 3 गुना 10 की घात 15 माइनस कार्यफलन कितना है, तो ये है 6.4 गुना 10 की घात -19। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब बस इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, और तो आपने इसके सम्मान को रख दिया है। तो कैसे होगा, तो इसे तो ऐसा का ऐसे ही रहने दो। अभी 9.1 गुना 10 की घात -19 और v² मैक्सिमम इजिकल टू, इसकी इसमें अगर हम गुना करेंगे, मतलब 66 की 3 में गुना करेंगे तो आएगा हमारा 198, और इसमें दशमलव एक स्थान पहले हो गया। अब अगर 10 की घात -34 में से 15 जाएगी तो कितनी आएगी, 19 आएगी। तो आ गई -19 माइनस 6.4 गुना 10 की घात -19। अब इसमें क्या काम करेंगे, इसमें हम 10 की घात -19 को कॉमन ले लेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, तो आएगा 19.8 माइनस 6.4, और जब इसको इससे घटाएंगे, अगर 8 में से 4 गया तो आया 4 दशमलव, और 9 में से 6 गया 3 तो आया 13.4 गुना 10 की घात -19 आ गया। और ये ऐसे ही उतार दो, हाफ गुना 9.1 गुना 10 की घात -31 गुना v² मैक्सिमम के। अब ये इधर क्या है, बटे में है, तो ये उधर इसके साथ गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुना 13.4
गुना 10 की घात माइनस 19। तो ये कितना होगा, 13 दूनी क्या होता है 26, 26 दशमलव और है 4 दूनी 8 गुना 10 की घात माइनस 19। तो अब इधर क्या बचा, इधर है 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 गुना वी स्क्वायर मैक्सिमम। अब ये जो इसके साथ क्या है गुना में है तो उधर जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू 26.8 गुना 10 की घात माइनस 19 और बटे में 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31। अब इसके दशमलव से इसका दशमलव हट गया। अब हम 91 से 268 को डिवाइड कर देंगे और जब हम इसे भाग करेंगे तो हमारा आएगा 2.94। कितना आएगा 2.94। और ये 10 की घात माइनस 31 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या 10 की घात माइनस 19 है, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो आ गया ऊपर। जब 31 में से 19 जाएगा तो कितना आएगा, तो आ गया हमारा 12, तो आ जाएगा इसके 7 गुना में 10 की घात 12। तो ये हमारा वी स्क्वायर मैक्सिमम। अब हमें किसका मान चाहिए था, तो हमें चाहिए था वी मैक्सिमम का। तो इसका स्क्वायर हटा देंगे और जब इसका स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो आ जाएगा 2.94 गुना 10 की घात 12। अब आपको ये दिख रहा है कि ये किसके बराबर है, तो ये अंडर रूट 3 के आसपास है ना। और हम अब तक पढ़ते आए हैं कि अंडर रूट 3 का मान होता है 1.7321। कितना होता है, तो अंडर रूट 3 का मान होता है 1.7321। तो इसकी जगह आप क्या रख दोगे 1.7, लेकिन ये अंडर रूट 3 से थोड़ा कम है तो 3 की जगह आप रख दो 2, ठीक है। तो आ गया 1.72। और जब ये 10 की घात 12 आएगा बाहर तो इसकी आधी हो जाएगी, तो आ जाएगा 10 की घात 6। तो जो इसमें वी मैक्सिमम का मान पूछा गया था तो ये है मीटर प्रति सेकंड, तो ये है इसका आंसर। तो इसमें वी मैक्सिमम है 1.72 गुना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। तो आज की वीडियो में ये 2 क्वेश्चन ही है, अगर आप इन्हें भी अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करो। थैंक यू।